लगातार 23 दिन कोई ठग ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ हर एक एक्टिविटी ਨੂੰ वीडियो कॉल ਦੇ ਰਾਹੀਂ मॉनिटर करता है। फोन पर एक लड़की बोल रही थी, उसने कहा कि मैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट से बोल रही हूँ और अभी 2 घंटे में आपका मोबाइल जो है वो बंद हो जाएगा। कि आपके आधार कार्ड से 30 अगस्त को एक सिम इशू की गई है बम्बई में। जो आधार कार्ड नंबर मुझे बताया तो मुझे लगा कि हाँ, ये तो मेरा ही आधार कार्ड नंबर है। आपका नाम तो इसमें जो है एक कोई नरेश गोयल केस करके है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग केस 600 कुछ करोड़ रुपए का हुआ है। मैं एकदम घबरा गया, मैं तो पैरों तले जमीन खिसक गई, मैं डर गया एकदम। ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया? वीडियो कॉल पर रहेंगे और आप हमें रिपोर्ट करेंगे और आप हमें पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे। उन्होंने जो मुझे अकाउंट नंबर दिया उस अकाउंट नंबर पे जाके मैंने 9,80,000 रुपए RTGS कर दी बैंक में जाके पर्ची भर के। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। डिजिटल अरेस्ट का नाम तुसी सुनिया होना, हालांकि बहुत घट लोग इस बारे जानते ने। हालांकि जागरूकता जिहड़ी हौली हौली वधाउण दी कोशिश पुलिस वल्लों की जा रही है, लेकिन जदों तक लोगों को जानकारी नहीं है तो उन्हां दे नाल वड्डे पैमाने ते ठगी हो रही है। एक केस तुहानूं दसन जा रहे ने जिहड़ी कि अपने आप दे विच एक अजिहा केस है, तुसी भी सुन के हैरान हो जाओगे। लगातार 23 दिन कोई ठग तुहानूं ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਟਿਊਟਰ ਨੇ ਹਰੀਨਾਥ ਜੀ। ਹਰੀਨਾਥ ਜੀ, 23 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ? पूरा की किस्सा सीगा, तुसी जिहड़ी कंप्लेंट दित्ती है हुण उहदे विच की कुछ? सबसे पहले तो मुझे 2 अक्टूबर के करीब 12 बजे के आसपास एक फ़ोन आया। फ़ोन पर एक लड़की बोल रही थी, उसने कहा कि मैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट से बोल रही हूँ और अभी 2 घंटे में आपका मोबाइल जो है वो बंद हो जाएगा। मैंने कहा कि मेरा मोबाइल क्यों बंद हो जाएगा? उन्होंने कहा कि आपके आधार कार्ड से 30 अगस्त को एक सिम इशू की गई है बम्बई में और उस पर से कुछ फ्रॉड किया गया है और उस पर आपके नाम पर 7 कंप्लेंट और 1 FIR दर्ज है। तो मैंने कहा कि मैं तो मुंबई गया ही नहीं कभी, मैं तो चंडीगढ़ हूँ, पिछले 15 साल से मुंबई नहीं गया मैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो है और आधार कार्ड आपका। उन्होंने जो आधार कार्ड नंबर मुझे बताया तो मुझे लगा कि हाँ, ये तो मेरा ही आधार कार्ड नंबर है। तो मुझे भी थोड़ी सी घबराहट हो गई एकदम से कि ये सब क्या हो रहा है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपको देखो, ये सारी चीजें जो हैं ये इसके लिए आपको तो मुंबई पुलिस में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो केस है वहां पर दर्ज हुआ है, तो आपको मुंबई पुलिस से बात करनी पड़ेगी। मैंने कहा कि मुंबई पुलिस में? तो उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस में बात करो। मैंने कहा कि मुंबई में तो मैं किसी को जानते नहीं, किससे बात करूं, कैसे बात करूं? मुंबई पुलिस से मैं कैसे बात करूं? मेरे पास तो उनका कोई नंबर भी नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, तो मुंबई पुलिस को मैं नंबर मिलाकर आपको दे देती हूँ। तो उन्होंने नंबर मिला के मुझे दिया, मेरी बात हुई। मेरी जब बात हुई उनसे तो फिर सामने से आवाज आई कि पुलिस वालों की, किसी की। तो उन्होंने कहा कि आपके नाम पर ये वारंट जारी हुआ और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अरेस्ट वारंट जारी है आपके नाम पर। मैंने कहा ये सब कैसे, क्या है? मैं तो यहां रह रहा हूं, वहां कैसे क्या हो गया? फिर उन्होंने एक और फोन कहीं और लगाया, वहां से कुछ जानकारी ली। फिर मुझे उन्होंने फोन पर कहा कि आपका नाम तो इसमें जो है एक कोई नरेश गोयल केस करके है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग केस 600 कुछ करोड़ रुपए का हुआ है, तो उसमें आपका नाम आ रहा है। तो मैंने कहा उसमें मेरा नाम क्यों आ रहा है? उन्होंने कहा कि आपके नाम से कनारा बैंक में एक अकाउंट खोला गया है और उस अकाउंट की सारी डिटेल हमें मिली है आपके नाम से और उसमें क्रेडिट कार्ड भी हमें मिला है छानबीन में। और जो कनारा बैंक का जो अकाउंट है उसमें जो 6 करोड़ 80 लाख की ट्रांजैक्शन हुई, उसका 10% कमीशन 68 लाख रुपए आपने खाया है। मैं एकदम घबरा गया, मैं तो पैरों तले जमीन खिसक गई, मैं डर गया एकदम। ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया? फिर उन्होंने कहा कि इसकी जांच जो है CBI और RBI कर रही है, साथ में सुप्रीम कोर्ट इसमें शामिल है, तो मैं आपको CBI अधिकारी से बात करा देता हूँ। फिर उन्होंने CBI अधिकारी से मेरी बात कराई। फिर उन्होंने कहा कि देखो भाई, इसमें जो है आपका अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है और आपको पुलिस आकर कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। अब मुझे तो कुछ सूझा ही नहीं कि इतना, मतलब एकदम से अचानक हुआ कि कुछ दिमाग में ऐसा डर बैठ गया कि मैं कुछ उस बारे में सोच नहीं पाया कि मैं किसी और से बात करूं या किसी और को फोन लगाऊं, किसी से पूछूं कि भाई कि ये सब हो रहा है मेरे साथ, क्या है बताओ। कुछ टाइम नहीं मिला मुझे। उन्होंने मुझे ये कहा कि इसमें देखो, अगर आप चाहते हो तो
आपके लिए हम एक ऑप्शन जारी कर सकते हैं कि अगर इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक तो आपका अरेस्ट वारंट है कि अगर आपको पुलिस आएगी गिरफ्तार करके ले जाएगी, या फिर आप हो सके तो 2 घंटे का टाइम है आपका, ऐसा मुंबई आ जाओ। अब मैंने कहा 2 घंटे मुंबई कहाँ पहुंचेंगे हम। फिर मैंने कहा बताइए और कौन सा ऑप्शन है आपके पास। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये कि आप घर पर रहेंगे, अपने वीडियो कॉल पर रहेंगे और आप हमें रिपोर्ट करेंगे और आप हमें पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि इसकी जांच पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखी गई है और आपके अलावा इस बारे में आप किसी और को नहीं बताएंगे, यहां तक कि आप अपनी पत्नी और बच्चों को भी नहीं बताएंगे। अगर आप उन्हें बताते हैं तो इसमें यह प्रावधान है कि 2 साल की सजा का प्रावधान है, तो आपकी पत्नी बच्चों को भी 2 साल की सजा हो जाएगी अगर आप इस बात को डिस्क्लोज करते हैं। तो मैं और ज्यादा डर गया। फिर इस डर के चलते मैंने उनकी हाँ में हाँ मिला दी, तो ठीक है मैं आपकी निगरानी में रहूंगा, मोबाइल पर मैं वीडियो कॉल पर रहूंगा और ठीक है आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा कोऑपरेट करूंगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है आपका अब जांच की जाएगी, आपका जो भी असेट्स है बैंक में पड़ा है, जहां भी पड़ा है वो आप सारा अपना असेट्स बताओगे और उसकी जांच जो है आरबीआई द्वारा की जाएगी और आरबीआई उसमें से चेक करेगी कि आपके जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं पैसे के, उस ट्रांजैक्शन में अगर जो मनी लॉन्ड्रिंग केस से संबंधित कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आपका पाया जाता है तो आपको उसमें सजा होगी, नहीं तो आपको हम बाइज्जत बरी कर देंगे, छोड़ देंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे जानकारी हासिल की पैसा कहाँ कहाँ है क्या है। मैंने बता दिया मेरी एफडी है, शेयर मार्केट में पैसा लगा है। तो अगले दिन फिर मैं गया और मैंने अपनी एफडी तोड़वा के और अगले दिन जाकर मैंने 9,80,000 रुपए उनके बताए अनुसार उन्होंने जो मुझे अकाउंट नंबर दिया उस अकाउंट नंबर पे जाके मैंने 9,80,000 रुपए आरटीजीएस कर दी बैंक में जाके पर्ची भर के। वो पर्ची नहीं है, वो तो बैंक वाले रख लेते हैं ना, बैंक के पास होती है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि शेयर मार्केट का क्या है, तो मैंने बता दी शेयर मार्केट में मेरा इतना पैसा पड़ा हुआ है। अब मुझे तो इस बात का ही डर था ना कि ये तो सही में है और सारा सब कुछ सच है और सीबीआई जांच कर रही है, आरबीआई इसकी मॉनिटरिंग कर रही है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसमें वो दिया हुआ है। तो अगले दिन फिर मैंने जो है मेरा जो इसका पैसा था शेयर मार्केट का, वो शेयर मार्केट के जितने शेयर थे सारे शेयर मैंने एज इट इज जिस दाम पे थे उसी दाम पर मैंने उस समय बेच दिए, चाहे मार्केट गिरा बढ़ा जो भी रहा उसी में उसको मैंने बेच दिया और बेचकर मैं सारा पैसा इकट्ठा कर लिया। और 2 दिन बाद शेयर मार्केट का पैसा वापस आता अपने अकाउंट में, 2-3 दिन में। तो पैसा आया इकट्ठा मेरे पास, तो फिर मैंने फिर 20 लाख रुपए फिर एक बार ट्रांसफर किया उनको, 20 लाख। फिर 2-3 दिन बाद फिर जो मेरा मतलब जो भी पैसा था मेरे पास धीरे धीरे करके ऐसे फिर मैंने वाइफ का जो अकाउंट था उनकी भी एफडी थी 5 लाख की, वो भी मैंने तोड़वा दी। इस तरह करके मैंने 7 ट्रांजैक्शन उनको किए थे 15-16 तारीख तक, जिसमें कि मैंने उनको 48 लाख रुपए दे दिए थे। उसके बाद मेरी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा कि भाई ये सब होने के बाद कि आपका जो जितना भी जो पैसा है वो जो रिजर्व बैंक ने इसमें जो मॉनिटरिंग की है उसमें आपका एक भी पैसा जो है मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित नहीं है, आप बिल्कुल ठीक है और उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर अब मेरा पैसा जो है रिफंड का क्या प्रोसीजर बताओ। तो उन्होंने कहा कि अभी जो आरबीआई ने जो ये प्रोसेसिंग की है और इसके बाद जो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज है, तो जो एफआईआर दर्ज है उसके लिए आपको हमें 2 लाख रुपए देने होंगे उसको कैंसिल करवाने के लिए। मैंने कहा मेरे पास 2 लाख रुपए तो है नहीं। फिर मैंने किसी तरह करके इधर उधर से उधार मांग के 88,000 रुपए उनको इकट्ठे करके दिए। फिर 2 दिन बाद फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ भाई, अब एफआईआर तो कैंसिल हो गई, अब मेरा पैसा जो है रिफंड वापस कर दो, एनओसी जो है वो मुझे दे दो। फिर उन्होंने कहा कि जो आरबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की है उसका 1.5 लाख रुपए फीस है उनकी। अब मैं इस मामले में और ज्यादा वो हो गया कि मेरा तो 48-50 हजार रुपए वैसे ही जा चुका है और उसको निकालने के मैंने 1.5 लाख रुपए और उनको किसी तरह इकट्ठे करके वो 1.5 लाख रुपए उन्होंने और भेज दिया उन्हीं के बताए अकाउंट के अनुसार। फिर उसका तो 22 को भेजे थे मैंने, फिर 24 को फिर मेरी बात हुई इनसे। मैंने उनको कहा कि भाई अब मेरी एनओसी और वो रिफंड का पैसा है वो वापस कर दो। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, जो रिजर्व बैंक ने जो एनओसी आपको जारी करनी है उस एनओसी का उनको 2 लाख रुपए हमें देना पड़ेगा, उनको जो है उसकी फीस है। ये 24 तारीख की बात है, शाम को 4 बजे के आसपास की बात है। मैंने मैसेज किया था उनका, तो उनका मैसेज पे रिप्लाई आया था। तो मैंने कहा कि अब 2 लाख रुपए तो मेरे पास है नहीं, तो अब तो आप एक काम करो
कि मुझे तो आप अरेस्ट करवा दो और जो भी ये है वो कर लो आप, जो भी है। फिर उसके बाद मैं एकदम से वो हो गया, फिर मैंने बच्चों को, वाइफ को बता दिया मैंने, और अपने जो मेरे रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, जो भी आउट ऑफ स्टेशन एमपी में उधर रहते हैं, उन सबको मैंने बता दिया। और फिर मैं सीधे गया थाने, मलोया थाने में उन्होंने कहा कि ठीक है ये साइबर क्राइम केस है तो आप सेक्टर 17 में जाओ। सेक्टर 17 में मैं साइबर सेल में गया, वहाँ पर जाकर मैंने रिपोर्ट करी, और कल मैंने फिर जो भी मैंने ट्रांजैक्शन की थी उसकी ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल निकालकर बैंक से वो ले जाकर उनको साइबर सेल में मैंने सबमिट कर दी। उन्होंने कंप्लेंट नोट कर ली है और उन्होंने इसमें कार्रवाई करने के लिए कहा है। 2 तारीख से लेकर 24 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੀਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ? लोग कोई नहीं, सामने कोई नहीं था, उनका म्यूट था बिल्कुल, वीडियो सिर्फ मेरा दिखता था। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਹਰ मोमेंट। हाँ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ, वो भी जैसे मान लो वाइफ बेटी है, मेरी बेटी है, हम बात कर रहे हैं, या मेरी बेटियों का फोन आता था हम बात कर रहे हैं, तो फिर मुझे बात उसी हिसाब से करनी पड़ती थी कि उनको ऐसा ना लगे कि इन लोगों को मालूम पड़ रहा है। तो बात भी मैं फिर उस समय ज्यादा नहीं करता था, कम करता था, थोड़ा कम बोलता था, थोड़ा वाइफ को भी थोड़ा सा कम बोलने को बोला था। वाइफ ने बीच में मुझे 2-3 बार इशारा भी किया कि ये सब क्या चल रहा है, क्योंकि मैंने वाइफ को नहीं बताया था। उन्होंने बोला भी था ये क्या चल रहा है, ये सब क्या है। मैंने उनकी भी बात नहीं सुनी। फिर 24 तारीख को जाके फिर मैंने ये सब किया, लेकिन तब तक तो मेरा। ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਟਰ ਹੋ, ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ? हाँ, बच्चों को तो मैं 3 साल से ही पढ़ा रहा हूँ। मेरी वाइफ हैं जो पिछले 20 साल से ट्यूशन भी पढ़ाती हैं बच्चों को, और स्कूल में भी पढ़ाती हैं। चंडीगढ़ में पिछले 7 साल से हूँ, तो 7 साल से ये यहाँ पर नवी पब्लिक स्कूल है, उसमें ट्यूशन वो स्कूल में पढ़ा रही हैं, टीचर हैं ये। और घर पर भी जो बच्चे आते हैं उनको भी हम ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो जब से मेरी 2020 में कोरोना आया तो उसके बाद से मेरी जॉब नहीं रही, तो उसके बाद फिर इन्हीं के साथ मैं भी घर पर ही ट्यूशन पढ़ाने लगा। फिर अभी इस उम्र में इधर उधर कहीं जॉब भी नहीं मिली तो घर पर ट्यूशन का करने लगे हैं। ਹਰੀਨਾਥ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੇ ਨੇ ਲਗਭਗ 51 ਲੱਖ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਮਾਈ ਸੀਗੀ? हाँ जी, मैंने पानीपत में एक फ्लैट खरीदा था 2008 में, और एक फ्लैट मैंने खरीदा था 2012-13 के आसपास। तो वो फ्लैट तो मैंने पहले ही बेच दिए थे। 2008 वाला फ्लैट मैंने अभी 6-7 महीने पहले बेचा था, और एक टीडीआई में मेरा फ्लैट था वो मैंने करीब 2 साल पहले मैंने बेच दिया था। वो सारा जो पैसा मेरा इकट्ठा हुआ था, उस पैसे का कुछ पैसा मैंने 9.5 लाख की मेरी एफडी कर दी थी मैंने, और बाकी का जो पैसा था मेरा वो मैंने शेयर मार्केट में लगाया हुआ था, करीब 26-27 लाख के आसपास। तो वो सारा पैसा भी मैंने निकाल के सारा दिया था उनको। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ? इसमें क्या हुआ कि जिस तरह से उन्होंने बात की, जिस तरह से उन्होंने बताया कि मतलब मुझे मतलब इस तरह से इतना भयंकर मतलब बताया हूं कि डर हो गया था कि मैं इस बारे में किसी और को बता ही नहीं पाया, और अपनी वाइफ को भी इस मामले में मैंने कुछ नहीं बताया, और उन्हें भी थोड़ा सा मैं खामोश ही रखा, मैंने उनको भी मैंने बोलने नहीं दिया। यही एक डर था, यही एक मेरी गलती थी। अब क्या पता ये हिप्नोटाइज है क्या है, लेकिन ये एक डर ही था जो जिस तरह से उन्होंने मेरे साथ किया है। तो मुझे तो ये लगा कि ये सच में सीबीआई वाले हैं, सच में आरबीआई है, और सही में सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर है, इसलिए ये सारी चीजें हुई हैं। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਆਸ਼ਵਾसन ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? हाँ, पुलिस ने तो कहा है कि हम छानबीन तो कर रहे हैं अभी, अब देखते हैं आगे क्या है। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? लोगों से तो सिर्फ एक ही चीज है कि आपके साथ कुछ भी हो, कैसी भी घटना हो, किसी भी तरह की घटना हो, आप अपने जानकारी वालों को, अपने वाइफ को, बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको जरूर बताएं। किसी भी तरह का कैसा भी आपके पास साथ कोई भी घटनाक्रम होता है तो उसको कभी भी छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से अगर आप 2-4 लोगों को बता दोगे तो कहीं ना कहीं से आपको इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा। मेरी गलती वही रही कि मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मैंने ये बातें किसी और से शेयर नहीं की। अगर मैं ये बातें शुरू में ही किसी से शेयर कर देता शायद इतना बड़ा इंसिडेंट मेरे साथ नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल ते अवेयर रहना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी पूरी कहिए कि ज़िंदगी की कमाई आप अपने बैंक अकाउंट या अलग अलग जगह ते इन्वेस्ट कर देंगे हैं, लेकिन
ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਏਂਠਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ।